मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मतलब मिनिमम, न्यूनतम, ठीक है, जिससे कम कीमत पर किसानों के फसल को बेचा नहीं जा सकता है। एमएसपी वह कीमत है, न्यूनतम समर्थन मूल्य वह कीमत है जिससे कम कीमत देकर किसानों से उनकी उपज को खरीदा नहीं जा सकता है। ठीक है, क्या समझे? न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य है जिससे कम कीमत पर किसानों की उपज को नहीं खरीदा जा सकता है। तो लिखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य वह कीमत है जिससे कम कीमत देकर किसानों से उनकी उपज को खरीदा नहीं जा सकता। ठीक है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार करती है। कौन करती है? सरकार करती है। कब करती है? याद रखिएगा, बुआई से पहले। कब? बुआई से पहले। फिर पैरा चेंज करके लिखिए, फसलों की बुआई से पहले सरकार द्वारा गारंटी युक्त न्यूनतम कीमत की घोषणा की जाती है। यदि बाजार कीमतें कहने का तात्पर्य यह है, हम जो कहना चाह रहे हैं कि यदि मार्केट में एमएसपी से कम प्राइस मिल रहा है किसानों को अपनी उपज का, नहीं समझे? एमएसपी घोषणा की गई 20 रुपये प्रति केजी की, किसानों को मिल रहा है 15 रुपये प्रति केजी। कहाँ? मार्केट में। तो किसान सरकारी एजेंसी को, एफसीआई को या एपीएमसी की मंडी में ये एमएसपी पर 20 रुपये घोषणा की गई प्रति केजी, 20 रुपये प्रति केजी के दर पर वह किसान बेच सकती है। किसको? सरकारी एजेंसी को। समझ में आई बात? लिखिए, यदि बाजार कीमतें एमएसपी की तुलना में कम होती है तो किसान एमएसपी पर सरकारी संस्था को अपनी फसल बेच सकते हैं। तो सरकार गारंटी देती है बुआई से पहले कि आप उपज कीजिए
अगर मार्केट में आपको प्राइस नहीं मिलेगा तो हम जितना प्राइस कह रहे हैं उतना पर जरूर खरीद लेंगे, आपको नुकसान नहीं होने देंगे। किसानों को आश्वस्त करती है सरकार। समझ में आई बात? क्लियर है? न्यूनतम समर्थन मूल्य वह कीमत है जिससे कम कीमत देकर किसानों से उनकी उपज को खरीदा नहीं जा सकता है। यदि बाजार में कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर होती हैं तो किसान सरकारी संस्थाओं को अपनी फसल किस पर? न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? अब न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कौन करता है? ठीक है, पैरा चेंज कीजिए। एल.के. झा समिति की सिफारिशों के आधार पर एल.के. झा समिति की सिफारिशों के आधार पर 1965 में इसे लागू किया गया। कब? और 1966-67 से घोषणाएं आरंभ हुई। किसकी घोषणा? एमएसपी। छियासठ 67 से घोषणा आरंभ हुई। हाँ, इस पर सुझाव देने के लिए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है। सुझाव कौन देता है एमएसपी पर? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस। कमीशन फॉर, पहले सुन लीजिए, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस। कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, सीएससीपी सुझाव देती है, लेकिन निर्णय आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी करती है। कौन? आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स क्या करती है? निर्णय लेती है। समझ गए? सीएससीपी क्या करती है? सुझाव देती है। निर्णय कौन लेती है? सीसीईए। सीएससीपी क्या हुआ? क्या हुआ? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस क्या करती है? सुझाव देती है। और हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, तो अंतिम रूप से निर्णय कौन लेगा? जनप्रतिनिधि लोग लेंगे, यानी कैबिनेट लेगी। तो कौन लेती है निर्णय? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। आर्थिक मामलों से जुड़े कैबिनेट कमेटी निर्णय लेती है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? लिखिए, एक एक चीज को बढ़िया समझिए आराम से। एमएसपी पर पैरा चेंज करके सुझाव देने के लिए सीएसीपी यानी कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस, कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस है, लेकिन अंतिम निर्णय सीसीईए कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा लिए जाते हैं।
ठीक है। अब एमएसपी की घोषणा सरकार करती है, तो इसको लागू कौन करता है? एमएसपी को ऑपरेट कौन करता है सरकार की तरफ से? एक एफसीआई खरीदेगी, कौन? एफसीआई। एफसीआई मीन्स फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और दूसरा, एपीएमसी की मंडी में एमएसपी पर किसान अपने उपज को बेच सकते हैं। कहाँ कहाँ? एफसीआई और एपीएमसी। एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम, और एपीएमसी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी। ठीक है, एपीएमसी समझ गए क्या हुआ? एपीएमसी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी क्या करती है? यहाँ क्या होता है? एमएसपी पर फसलों को किसान अब बेचते हैं। तो कहाँ कहाँ? सरकार जैसे घोषणा कर दी तो खरीदने वाला चाहिए ना, तो सरकार द्वारा जो नोटिफाइड एपीएमसी होता है, वहाँ एपीएमसी में क्या बताए थे शुरू में कि आज़ादी से पहले बिचौलियों पर कोई नियंत्रण नहीं था, किसानों का शोषण होता था, जमींदारों और बिचौलियों के द्वारा सही कीमत किसानों को मिलता नहीं था। तो किसानों को शोषण से बचाने के लिए एपीएमसी अस्तित्व में आया। अलग अलग राज्यों में एपीएमसी एक्ट बना और उस एक्ट के तहत एपीएमसी मंडियां स्थापित हुई और किसानों को अपनी फसल बेचना था। कहाँ? एपीएमसी की मंडी में। किस पर? और एपीएमसी की मंडी में खरीदने वाले को खरीदना था किस पर? एमएसपी पर। ये सरकार ने तय कर दिया ताकि किसानों का शोषण नहीं हो। सब कुछ ठीक ठाक रहा। बाद में कमीशन एजेंट, आढ़तिया और ब्रोकर मिलकर किसानों का शोषण करने लगे। ठीक है, जिस चीज़ को रोकने के लिए एपीएमसी की मंडियां अस्तित्व में आई, वही चीज़ एपीएमसी की मंडी में होने लगा। समझ में आई बात? इसलिए एपीएमसी की मंडियों को खत्म करने पर जोर दिया जा रहा है। बिहार में तो एपीएमसी एक्ट खत्म हो गया 2006 में। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो कौन कौन ऑपरेट करता है एमएसपी को? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी की मंडियों। लिखिए, भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एवं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी की मंडियों में किसानों के फसल को एमएसपी पर खरीदा जाता है। हो गया? कि सर कितना छोटा कर रहे हैं, दिख रहा है उसमें? अब सरकार कितने फसलों पर एमएसपी की घोषणा करती है? 22+1। एक गन्ना है, गन्ना के लिए एफआरपी है। क्या है एफआरपी? फेयर एंड रिमनरेटिव प्राइस। क्या? फेयर एंड रिमनरेटिव प्राइस, उचित एवं पारिश्रमिक मूल्य की घोषणा करती है। वो क्या है वो बताते हैं। पहले ये देखिए, सरकार 22+1 फसलों, यहाँ एक का मतलब बताएंगे, के लिए मूल्य की घोषणा करती है। एक में यहां कौन आया? गन्ना। पहले चेंज करके लिखिएगा आप लोग, गन्ना के लिए
सरकार एफआरपी की घोषणा करती है। सरकार एफआरपी फेयर रिमनरेटिव प्राइस एफआरपी की घोषणा करती है। इसको हिंदी में कहते हैं उचित पारिश्रमिक मूल्य। आगे बढ़े। फेयर रिमनरेटिव प्राइस हो गया, उचित पारिश्रमिक मूल्य। अब ये क्या है लिखिए, इसके बारे में लिखिए। समझ गए ना? न्यूनतम समर्थन मूल्य कितने फसलों पर घोषणा करती है सरकार? 22। एक के लिए क्या है? एफआरपी, फेयर रिमनरेटिव प्राइस, उचित पारिश्रमिक मूल्य। ये क्या है वो लिखिए। एफआरपी वह न्यूनतम मूल्य है जो मिलों द्वारा, चीनी मिलों द्वारा किसानों को गन्ने की पेराई के 14 दिनों के भीतर भुगतान करना होता है। समझ गए? गन्ना ला के रख दिया किसान, अब पेराई से 14 दिन के भीतर। समझ में आई बात? समझ गए? क्या समझे? पेराई के 14 दिनों के भीतर किसान को दे देना है। ठीक है। अब यहां पर एक चीज और सुन लीजिए, इंटरेस्टिंग नहीं, मतलब जानकारी के लिए चाहिए। चीनी के संदर्भ में जो एमएसपी होता है वो मिनिमम सेलिंग प्राइस है। क्या है? मिनिमम सेलिंग प्राइस। मिनिमम सेलिंग प्राइस वह प्राइस है जिससे कम कीमत पर चीनी मिल चीनी को थोक व्यापारी या बिस्किट या पेय पदार्थों का उत्पादन करने वाली कंपनियों को बेच नहीं सकती है, क्योंकि वो बेचेगी तो उसका असर एफआरपी पर पड़ेगा। समझ में आई बात? समझ में आई बात? क्लियर है? तो पहले तो उस एमएसपी मिनिमम सेलिंग प्राइस छोड़िए, पहले एफआरपी के बारे में लिख लेते हैं। एफआरपी के बारे में भी सुझाव सीएससीपी देता है। कौन देता है? सीएससीपी। और निर्णय सीसीईए। लिखिए पहला चेंज। एफआरपी फेयर रिमनरेटिव प्राइस के बारे में सुझाव CACP कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस देता है। CACP देता है और अंतिम निर्णय CCEA द्वारा लिया जाता है। CCEA द्वारा लिया जाता है।
ठीक है। अब बॉक्स में पहला चेंज करके बॉक्स में एक मिनिमम सेलिंग प्राइस लिख लीजिए, वो अलग चीज है। हम यहाँ पढ़ा रहे क्या, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो 22 फसल के लिए। तो गन्ना के बारे में कंफ्यूजन होता है, इसलिए वो अलग से पढ़ा दे रहे हैं। बॉक्स में लिखिए, बॉक्स बना के चीनी के संदर्भ में न्यूनतम विक्रय मूल्य यानी मिनिमम सेलिंग प्राइस वह दर है जिसके नीचे चीनी मिलें खुले बाजार में चीनी को थोक व्यापारी एवं थोक उपभोक्ता जैसे पेय पदार्थ और बिस्कुट निर्माताओं को नहीं बेच सकती है। को नहीं बेच सकती है। ठीक है, आगे बढ़े, बॉक्स बंद कर दीजिए। अब इसमें सकारात्मक पहलू क्या है, नकारात्मक। एमएसपी से संबंधित सारा कुछ समझ गए, सारा संदर्भ समझ गए, कोई दिक्कत? एमएसपी क्या है? वह न्यूनतम मूल्य है जिससे कम कीमत पर किसानों से उसकी फसल को खरीदा नहीं जा सकता है। बुआई से पहले सरकार किसानों को गारंटी देती है, ठीक है, कि अगर बाजार कीमतें एमएसपी से, न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम हुई तो सरकारी संस्थाएं एमएसपी पर किसानों से उनकी फसल खरीद लेगी। सरकारी संस्था और एमएसपी ऑपरेट कैसे होता है? एफसीआई और एपीएमसी के मंडियों से। एमएसपी पर सुझाव कौन देता है? सीएससीपी। निर्णय कौन लेता है? सीसीईए। 22+1 पर एमएसपी की घोषणा की जाती है, लेकिन एक यानी गन्ना के लिए अलग से एफआरपी की घोषणा की जाती है, फेयर एंड रिमंडेटिव प्राइस, उचित पारिश्रमिक मूल्य। एफआरपी क्या है? वह मूल्य है जिसे चीनी मिलों को गन्ना की पेराई के 14 दिनों के भीतर किसानों को भुगतान करना है। एफआरपी पर भी सुझाव सीएससीपी देती है, निर्णय सीसीईए, निर्णय सीसीईए। क्लियर है? चीनी के संदर्भ में मिनिमम सेलिंग प्राइस वह न्यूनतम दर है जिससे कम पर चीनी मिल खुले बाजार में थोक व्यापारियों को या थोक उपभोक्ताओं को बेच नहीं सकते। क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर हो गया। ये रिकॉर्डिंग होगा वीडियो पर, बार बार सुनिएगा, कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लिख तो लिए ही है, 2-3 बार और सुनिएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलते हैं अब इसके सकारात्मक पहलू और नकारात्मक पहलू क्या है। पॉजिटिव पहलू, सकारात्मक पहलू।
पहला, किसानों में निश्चितता और विश्वास जगाना। निश्चितता और विश्वास जगाना कि भाई आपकी फसल, ठीक है, को हम जितनी लागत है उससे ज़्यादा कीमत पर खरीदेंगे, लागत से ज़्यादा पर ये एमएसपी की घोषणा की जाती है ना, तो खरीदेंगे। किसान आश्वस्त रहता है कि हमारा फसल बिकेगा, इसलिए किसान खेती करता है। ठीक है, उसके बाद आइए, अब एमएसपी की घोषणा की जाती है किसानों के हित में और उपभोक्ताओं के हित दोनों में संतुलन स्थापित करने के लिए। क्या? दोनों में संतुलन स्थापित करने के लिए। पहला तो होगा किसानों में निश्चितता, विश्वास जगाना, लिख लिए। अब एमएसपी की घोषणा अगर नहीं की जाती है तो किसान अनिश्चित रहेंगे, किस चीज़ की खेती करें। अगर मान लीजिए गेहूं, चावल या किसी और चीज़ की खेती किया और नहीं बिका तो अगली बार उस चीज़ की खेती ही नहीं करेंगे, और उस चीज़ की खेती ही नहीं करेंगे तो आपूर्ति कब होगी, उसकी मांग तो वही रहेगी या बढ़ भी सकती है, तो महंगाई क्या हो जाएगी, चरम पर। तो उपभोक्ताओं के हितों को नुकसान हुआ। समझ आई बात? हाँ, अगर एमएसपी की घोषणा करती है सरकार तो किसान भी निश्चिंत रहेंगे, किसान फसल की उपज करेंगे और कीमत नियंत्रित रहेगी, किसान को भी लाभ मिलेगा और उपभोक्ता को भी लाभ मिलेगा। तो कृषक हित और उपभोक्ता हित के मध्य संतुलन स्थापित करने के लिए कृषकों के दृष्टिकोण से भी एमएसपी उपयोगी है। ठीक है, क्योंकि भारतीय किसान के समक्ष सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, जोखिम, रिस्क खेलता है, उसकी पूंजी खुले आसमान के नीचे रहती है। ठीक है, उसके बाद भी फसल हो भी गई तो उसके बाद बिकेगी कि नहीं बिकेगी कोई ठीक नहीं है। कि बम्पर फसल हो सकता है, तब क्या होगा, फसल की कीमत गिर जाएगी। इसलिए सरकार कहती है ठीक है उपजाइए ना, बम्पर भी होगा तो हम खरीद लेंगे। ठीक है, मार्केट से नीचे नहीं जाने देंगे आपको। और उपभोक्ताओं के लिए भी जरूरी है, किसान अगर फसल नहीं उपजाए तो क्या होगा, फसल की कीमत बढ़ जाएगी। तो कृषक हित और उपभोक्ताओं, कृषक हित और उपभोक्ता हित के मध्य संतुलन बनाए रखने के लिए ठीक है। अब एमएसपी की घोषणा सरकार करती है तो किसान आश्वस्त हो जाते हैं कि हमें अपनी फसल पर इतनी कीमत मिलेगी। ठीक है, तो वह नई तकनीकी अपनाने में समर्थ होते हैं, सक्षम होते हैं, उत्साहित होते हैं, क्योंकि उसे मालूम है कि हम जितनी उपजाएंगे उसकी कीमत हमें मिलेगी। तो नई तकनीक को अपनाकर अधिक से अधिक उपज को प्राप्त करने के लिए वो उत्साहित रहते हैं, प्रोत्साहित। तो देखिए, किसानों को नई तकनीक अपनाने में मदद मिलती है। सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से भी एमएसपी जरूरी है।
क्यों? क्योंकि इससे निर्धन किसानों को सहायता मिलती है। तो निर्धन किसान का फसल अगर नहीं बिके तो कहीं का वो नहीं रहेगा, ठीक है। वो शौक या वो क्या कहते हैं आघात को सहने की क्षमता छोटे किसानों में नहीं होगी। तो अगर एमएसपी की घोषणा पहले से की जाती है, एमएसपी पर उसकी फसल खरीद ली जाती है, तो क्या होगा, और निर्धन होने से वे बच जाएंगे। देखिए, सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से भी एमएसपी जरूरी है, क्योंकि इससे निर्धन किसानों को सहायता मिलती है। कृषिगत वस्तुओं और औद्योगिक वस्तुओं में संतुलन स्थापित करने के दृष्टिकोण से उपयोगी है। आप लोग पूरा सेंटेंस लिखिएगा। कृषिगत वस्तुओं और औद्योगिक वस्तुओं में संतुलन स्थापित करने के दृष्टिकोण से एमएसपी आवश्यक जरूरी है। और इससे क्या होता है, एमएसपी की घोषणा से क्रॉप पैटर्न हमारा अनुकूल बना रहता है। जिस फसल की हमें जरूरत है उस फसल की खेती होती रहती है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे फसल हैं जिसकी बिक्री की संभावना कम रहती है, तो हो सकता है किसान उसकी उपज ही ना करे, समझ आई बात, खाली गेहूं चावल करे। तो एमएसपी जो है वह फसल प्रतिरूप को, क्रॉपिंग पैटर्न को अनुकूल रूप से प्रभावित करता है। समझ रहे ना? लिखिए, यह एमएसपी फसल प्रतिरूप यानी क्रॉपिंग पैटर्न को अनुकूल रूप से प्रभावित करता है। क्रॉपिंग पैटर्न ठीक है, सरकारी घोषणाएं कृषि क्षेत्र के लिए कई मायने रखती है। देखिए, अब मोटा अनाज का उत्पादन अब होगा, श्री अन्न भारत सरकार के द्वारा नाम दिया गया है, ठीक है। और एमएसपी की घोषणा की जाती है ताकि किसान खेती करते रहे, ठीक है, और खेती करते रहे, खेती होती रहे, और खाद्यान्न मामलों में हम आत्मनिर्भर रहें, आयात ना करना पड़े, ठीक है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय हमारे यहाँ उपज 5 करोड़ टन लगभग हो रहा था। आज कितना हो रहा है? 31 करोड़ टन। आज आयातक ही नहीं है, निर्यातक भी हैं, और मुफ्त में भी देते हैं। अफगानिस्तान भेजे चाहे बाहर होते हुए, श्रीलंका भेजे, तुर्की भेजे, और पाकिस्तान में आटा की लूट हो रही है, ठीक है। हमारी तरफ आए, हम झोली भर के भेज देंगे, ठीक है। लूट हो रही है ना, वहाँ नहीं दिख रहे हैं। तो ये क्रॉपिंग पैटर्न को प्रभावित करता है। खाद्यान्न मामलों में आत्मनिर्भरता, और अगर किसी फसल की उपज नहीं होती है, किसान अनिश्चित है, किसान के मन में अनिश्चितता है कि हम फलाना फसल पैदा किए, अगर नहीं बिके, ठीक है, हो सकता है एक बार नहीं बिके सही में, तो अगली बार वो खेती
करेगा ही नहीं। और खेती नहीं करेगा तो क्या होगा? आपूर्ति कम होगी, उसकी महंगाई। तो कीमत में अस्थिरता बनाए रखने के दृष्टिकोण से भी एमएसपी जरूरी है। क्लियर है? लिखिए, कीमत अस्थिरता बनाए रखने, महंगाई पर नियंत्रण के लिए भी लिख लिए, महंगाई पर नियंत्रण में भी मदद मिलती है। अब किसान खेती करती रहे, एमएसपी बहुत जरूरी है। समझ गए? कोई दिक्कत? एमएसपी बहुत जरूरी है। तो किसान खेती करते रहेंगे, किसानों को उचित मूल्य मिलता रहेगा, तो इससे क्या होगा? ग्रामीण गरीबी को कम करने में मदद मिलेगी। लिखिए, और ग्रामीण गरीबी को कम करने में मदद मिलेगी। और अगर कृषि क्षेत्र में अनिश्चितता की स्थिति रही, किसानों को अपनी उपज का कीमत नहीं मिला, तो धीरे धीरे सामाजिक आर्थिक असंतोष बढ़ेगा। तो एमएसपी प्रकारांतर से सामाजिक आर्थिक असंतोष को कम करने में भी मददगार है। क्या क्या बताएं? लिखिए, ग्रामीण गरीबी को दूर करने में, कम करने में सहायक, ग्रामीण विकास में सहायक, ग्रामीण विकास में सहायक है, सामाजिक आर्थिक असंतोष को कम करने में सहायक है, अब थोड़ा सा ये समझिए, एक मिनट। न्यूनतम समर्थन मूल्य समझ गए क्या है? बुआई से पहले सरकार द्वारा गारंटी युक्त मूल्य की घोषणा की जाती है, जिससे कम कीमत पर किसानों के फसल को खरीदा नहीं जाएगा। ठीक है, किसानों को यह आश्वस्त करता है कि जो मूल्य की, जिस मूल्य की घोषणा की जा रही है, उस मूल्य से कम पर आपकी फसल नहीं बिकेगी। यह न्यूनतम समर्थन मूल्य है। ठीक है, और जब फसल की पैदावार हो जाती है, तब सरकार जिस प्राइस पर किसानों से फसल की खरीद करती है, एफसीआई में द्वारा या एपीएमसी की मंडियों में, ठीक है, उसको कहते हैं प्रोक्योरमेंट प्राइस। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रोक्योरमेंट प्राइस। ठीक है, किसान, तो प्रोक्योरमेंट प्राइस वसूली मूल्य, जिस मूल्य पर सरकारी संस्थाएं किसानों के फसलों को खरीदती है, तो ये प्रोक्योरमेंट प्राइस यानी पीपी ज्यादा होगा कि कम होगा? एमएसपी से ज्यादा होगा या बराबर होगा? कम नहीं होगा। कम होगा तो हंगामा हो जाएगा, विपक्ष को एक मुद्दा मिल जाएगा। किसानों के साथ धोखा, लोकतंत्र का गला तो घोट ही रहे हैं और किसानों के साथ धोखा कर, अन्नदाता के साथ धोखा। ठीक है, जो हमारे पेट को पाल रहे हैं, उसी के पेट पर लात मार रहे हैं। ठीक है, पीपी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू। क्लियर है फंडा? प्रोक्योरमेंट प्राइस समझ गए?
अब एक होता है जारी मूल्य। जिस मूल्य पर अनाजों को सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से नागरिकों को जारी करती है, वितरित करती है, चाहे वो फूड सिक्योरिटी एक्ट के हो, अंत्योदय अन्न योजना हो, आंगनवाड़ी हो, आंगनवाड़ी अंत्योदय अन्न योजना हो, ठीक है, खाद्य सुरक्षा कानून के तहत क्या है, 3-2-1 है ना, गेहूं चावल मोटा ना, हाँ, तो उसको कहते हैं इशूड प्राइस। क्या कहते हैं? इशूड प्राइस। क्या समझे? मिनिमम सपोर्ट प्राइस वह प्राइस है जिससे कम कीमत पर किसानों के फसल को नहीं खरीदा जा सकता है। प्रोक्योरमेंट प्राइस वसूली मूल्य वह मूल्य है जिस पर किसानों से उनकी फसल को सरकार खरीद करती है, एफसीआई के माध्यम से या अन्य संस्थाओं के माध्यम से। वो क्या हो गया? वसूली मूल्य। इशूड प्राइस वह प्राइस है जिस पर सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अनाज नागरिकों के मध्य वितरण करती है। ये क्या हो गया? आईपी। आईपी क्या होगा भाई? एमएसपी से। आईपी एमएसपी से कम होगा कि ज्यादा होगा? कुछ बहुत कम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये कृषि मूल्य नीति के तहत 3 ठो प्राइस हुआ। 3 प्राइस का फंडा क्लियर हुआ? क्या क्या? कौन कौन? एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, प्रोक्योरमेंट प्राइस और इशूड प्राइस। हो गया फंडा क्लियर। और चीनी के मामले में फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस और मिनिमम सेलिंग प्राइस। ठीक है, 5 ठो प्राइस समझे आज क्या क्या? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, प्रोक्योरमेंट प्राइस, इशूड प्राइस, और गन्ना के संबंध में एफआरपी और एमएसपी। एमएसपी फॉर मिनिमम कमजोर कड़ी को पकड़े। सोनू निगम, चीनी के संदर्भ में एमएसपी क्या है? हंसो नहीं, सबसे छोटा है। चीनी के संदर्भ में एमएसपी। शाबाश, चलो मेरा पढ़ाना सार्थक हुआ। ठीक है, चलिए। जब सबसे कमजोर दिखने वाला लड़का जवाब दे दे तब समझना चाहिए टीचर का क्लास सार्थक हुआ। हाँ, तो ये अब कहिए सर वो क्या पढ़ा रहे थे, बीच में क्यों वहां चले गए? बीच में इसलिए चले गए कि सरकार एमएसपी की घोषणा तो 22+1 पर करती है, लेकिन खरीदती है खाली गेहूं चावल। प्रोक्योरमेंट प्राइस खाली गेहूं चावल का। तो ये डिस्टॉर्शन इन क्रॉप पैटर्न, इससे क्या होता है? गेहूं चावल की खेती अधिक होती है, बाकी फसल मारा जाता है। तो परिणाम क्या होता है? गेहूं चावल से महंगा दाल होता है। और तब कहते हैं दाल जो है थाली से नित्य प्रतिदिन अपनी दूरी बढ़ाती जा रही है। क्या? दाल की दूरी थाली से नित्य प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जिसके लिए जिम्मेवार कौन है? सरकार की मूल्य नीति, प्रोक्योरमेंट प्राइस। दाल भी खरीदे, समझ आई बात, ताकि दाल की खेती अधिक होगी तो दाल का कीमत कम गिरेगा। क्लियर है? समझे? तो एमएसपी नीति की जो है समस्याएं क्या है वो अब उस पर बात करेंगे। पहली समस्या समझ गए? पहली समस्या फसलों के ढांचे में विरूपण। फसलों के ढांचे में विरूपण, डिस्टॉर्शंस इन क्रॉपिंग पैटर्न। डिस्टॉर्शंस इन क्रॉपिंग पैटर्न।
इसको लिखिए। सरकार की एमएसपी नीति प्रायः गेहूं और चावल के पक्ष में होती है। सरकार की एमएसपी नीति प्रायः गेहूं और चावल के पक्ष में होती है। फलतः दाल और मोटे अनाज पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, एमएसपी का लाभ कुछ विशेष क्षेत्रों ब्रैकेट में पंजाब हरियाणा आदि को ही मिलता है। जिससे प्रादेशिक विषमता बढ़ती है। हाँ, बढ़ती है। नेक्स्ट, एमएसपी का लाभ कुछ किसानों को ही मिलता है, विशेषकर बड़े किसानों को। विशेषकर बड़े किसानों को। एक आकलन के अनुसार मात्र, लिखिए, लिखा रहे हैं। एक आकलन के अनुसार मात्र 6% किसानों को एमएसपी का लाभ मिलता है। क्या? एक आकलन के अनुसार मात्र 6% किसानों को एमएसपी का लाभ मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, एफसीआई सभी जगह स्वयं खरीद नहीं करती। स्वयं खरीद नहीं करती, कई मंडियों में आढ़तियों का सहारा लेती है। कई मंडियों में आढ़तिया नहीं समझते हैं, कमीशन एजेंट, बिचौलिया होता है जो होलसेलर और ये किसानों के बीच कड़ी का काम करता है, दोनों से कमीशन लेता है। इसको कमीशन एजेंट भी कहते हैं। आढ़तिया लोकल लैंग्वेज है, मंडी का लैंग्वेज है, और अंग्रेजी में कमीशन एजेंट। आढ़तियों का सहारा लेती है, जबकि आढ़तिया किसानों का शोषण करते हैं। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एवं एपीएमसी की मंडियों में व्याप्त भ्रष्टाचार।
एफसीआई का अधिकारी जानबूझकर खरीदेगा नहीं, देर करेगा ताकि वो ट्रेडर को बेच दे कम कीमत पर। नहीं समझे? हाँ हाँ, ट्रेडर को बेच दे। एफसीआई तो एमएसपी पर खरीदेगा ना, और एफसीआई के अधिकारी से ट्रेडर सब मिल गया कि आप लेट कीजिए, लेट करेगा वो क्या करेगा, किसान विवश हो जाएगा, ट्रेडर्स को भेज देगा। कि अनाज के रख रखाव में, खाद्यान्न के रख रखाव में भी समय लगता है, ये लगता है ना खर्च, मेंटेनेंस कॉस्ट। एफसीआई और एपीएमसी की मंडियों में व्याप्त भ्रष्टाचार। वही आढ़तिया जो शोषण करता है, किसानों से बहुत तरह का टैक्स वसूलता है। लिख लिए? एफसीआई द्वारा नेक्स्ट भंडारण वितरण किए जाने के कारण, द्वारा भंडारण वितरण किए जाने के कारण एक मिनट, एफसीआई भंडारण कर लेती है और वितरण भी करती है, तो इससे निजी व्यापार पर असर पड़ेगा कि नहीं? निजी व्यापार पर असर पड़ेगा ना। और एफसीआई का जो वितरण प्रणाली है वो क्या है? दोषपूर्ण है ना। तो दीर्घकाल में खाद्य सुरक्षा के लिए निजी व्यापार ज़्यादा लाभदायक है, कहा जाता है ज़्यादा लाभदायक है। ठीक है, तो ये दृष्टिकोण भी लिखिए। एफसीआई द्वारा भंडारण वितरण किए जाने के कारण खाद्यान्नों के निजी व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। विपरीत प्रभाव पड़ता है। जबकि दीर्घकाल में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए नेक्स्ट, एमएसपी के राजनीतिकरण से कृषि से जुड़ी अन्य समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। अब एमएसपी जो है की फिक्सिंग पर भी विवाद है। फिक्सिंग मूल्य निर्धारण प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, उस पर भी विवाद सरकार और किसानों के बीच। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ये थोड़ा सा डील करना पड़ेगा। मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया यानी विधि पर भी विवाद की स्थिति रही है। स्वामीनाथन आयोग के अनुसार
C2 कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट, C2 ऐसे लिखिएगा, आप ब्रैकेट में दीजिएगा कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट। का 1.5 गुना 1.5 गुना किसानों को MSP मिलना चाहिए। इसमें किसानों की किसानों के अपने खर्च, पारिवारिक श्रम, जमीन का किराया, और खेती के काम में लगाई गई पूंजी पर ब्याज को भी शामिल किया जाता है। पर ब्याज को भी शामिल किया जाता है। C2 बराबर किसानों का अपना खर्च जो है एग्रीकल्चर में, A2 कहा जाता है उसको, अपने जेब से जो लागत, वास्तविक लागत किसानों को जो लगा। उसके बाद किसान का परिवार काम करता है ना, उसका कोई कीमत नहीं है। स्वामीनाथन कहता है उसका भी फैमिली लेबर, जिसको वो देता नहीं है कुछ, अनपेड फैमिली लेबर, ठीक है। प्लस जमीन जो यूज करता है उसका किराया भी तो है, लैंड रेंट। अगर वो दूसरे का है तो रेंट देना पड़ेगा, या अपना ही है जमीन तो यूज कर रहा है, अगर खेती नहीं करेगा तो दूसरा चीज में किराए पर दे देगा, वो आएगा ना। समझ में आ रही बात? लैंड रेंट प्लस जो पूंजी उसमें लगाया है वह पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज। इत्यादि का मुख्य ये है कितना गुना 1.5, यानी ये 100 पड़ा तो कितना मिलना चाहिए 150। क्लियर है? जबकि किसान कहती है कि हम 1.5 गुना देते हैं, लेकिन फॉर्मूला बदल देती है। सॉरी, सरकार कहती है कि हम 1.5 गुना देते हैं, लेकिन फॉर्मूला बदल देती है सरकार। लिखिए पहले चेंज करके, सरकार MSP तय करते समय A2 प्लस FL का 1.5 गुना ही तय करती है। बाकी चीज नहीं ली ना। FL क्या हुआ? फैमिली लेबर। ये विवाद क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? सरकार क्या कहती है? हम तो 1.5 गुना दे रहे हैं जो लागत है। दिक्कत कहाँ है वो समझिए। स्वामीनाथन आयोग का कहना था लैंड रेंट, पूंजी पर ब्याज सब मिला के दीजिए। ठीक है, दे रही है क्या? खाली फैमिली लेबर और जो जेब से लगा, एग्रीकल्चर से संबंधित जो किसान का अपना लगता है, एसोसिएटेड जो भी लगा अपना, A2 हो गया है।
कृषि से संबंधित जो उसका वास्तविक लागत है, एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल एग्रीकल्चरल कॉस्ट जो लगा उसका, ये 2 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े? ये फंडा क्लियर हुआ आज एमएसपी से संबंधित सारा कुछ? ये हो गया। उसके बाद ये बहुत विवाद रहा है, बीच में सुनते होंगे एमएसपी एमएसपी, किसान आंदोलन जब चल रहा था एमएसपी एमएसपी खूब सुने होंगे। अब एक समस्या है जो पारिस्थितिकीय संतुलन से जुड़ी समस्या है। सरकार सबसे ज्यादा जोर खरीद के समय किस पर देती है? गेहूं और चावल पर। और जब खेती होती है तो सबसे ज्यादा पानी की जरूरत किस फसल को मिलती है? चावल और गेहूं को। तो एमएसपी नीति जो है प्रकारांतर से जल संरक्षण को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। क्लियर है? ये बहुत बड़ा मुद्दा है, समझ आ रही बात? लिखिए, एमएसपी पर वसूली मुख्यतः गेहूं और चावल की होती है। जिसकी उपज में पानी की अधिक खपत होती है। उपज में पानी की अधिक खपत होती है। ठीक है, तो क्या, अरे प्रीवियस में चले ना, ये मूल्य निर्धारण विवाद है, ये तो बता ही दिए। अतः एमएसपी नीति जल संरक्षण पर प्रतिकूल असर डालती है। ठीक है, देखो तो कोई आ रहा है? अब समस्या समझ गए आप लोग? अब आप लोग सुझाव खुद दीजिए, खुद दीजिए सुझाव। सबसे पहले तो क्या दीजिएगा? स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा को लागू कर दिया जाए। क्या है अनुशंसा? समझ रहे? C2 का 1.5 गुना, जबकि ये देती है कितना? A2 प्लस FL। कंसेप्ट क्लियर है ना? हाँ, ये जो कंसेप्ट है मूल्य निर्धारण, बहुत लोगों का कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता है। ठीक है, किताबों में भी उलझा के दिया रहेगा। समझ आई बात? सबसे पहले क्या कहिएगा? स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा को लागू किया जाए। किसके संदर्भ में? एमएसपी के संदर्भ में। लिखिए, पहला एमएसपी के संदर्भ में स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा को लागू किया जाए। और क्या पढ़ाए थे? कुछ ही क्षेत्रों को मिलता है, ठीक है, कुछ ही फसलों को मिलता है और कुछ ही किसानों को। तो आप सुझाव क्या दीजिएगा? एमएसपी का लाभ सभी क्षेत्रों, सभी फसलों और सभी किसानों। सुझाव ऐसे निकलता है समस्या से। लिखिए,
एमएसपी का लाभ सभी क्षेत्रों, सभी फसलों और सभी किसानों को मिलना चाहिए। और मान लीजिए किसान एमएसपी पर सरकार नहीं खरीद पाती है और किसान मार्केट में बेच देते हैं फसल को, तो जो भावांतर है, मूल्य में अंतर है, उसकी भरपाई कर दीजिए, या वैसा कोई योजना चलाइए जैसे पीएम अन्नदाता आय संरक्षण योजना, पीएम आशा योजना में इस तरह की बात थी। देखिए, एमएसपी और किसानों को मिली कीमत में अंतर की भरपाई के लिए नकद भुगतान की पूरक व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए गेहूं चावल खरीदते हैं, दाल नहीं खरीदते हैं, तो दाल में किसान जिस पर बेचा है एमएसपी से जितना कम मिला है उसको वो दे दीजिए। क्या नकद भुगतान की पूरक व्यवस्था होनी चाहिए। एमएसपी का राजनीतिकरण होना चाहिए। देखिए, राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब एक्सपर्ट हो गया था। उसके बाद लिखिए, और खाली एमएसपी पर ध्यान देने से केवल कृषि का विकास नहीं होगा। लास्ट में ये भी दे दीजिए, खाली एमएसपी करने से नहीं होगा, और भी कुछ करना है। लिखिए, एमएसपी के अतिरिक्त सिंचाई, तकनीक, विपणन, भंडारण, भूमि सुधार, सार्वभौमिक फसल बीमा योजना, सार्वभौमिक फसल बीमा, शोध एवं अनुसंधान, पर भी ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट, पीएम अन्नदाता आय संरक्षण योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। पीएम अन्नदाता आय संरक्षण योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। अब अंत में कहिएगा, ठीक है सब कुछ ध्यान दीजिए, लेकिन एमएसपी में बदलाव इस ढंग का होना चाहिए कि खाद्य सुरक्षा पर असर नहीं पड़े। जो करना है कीजिए। तो अंत में
एक वर्ड है तार्किकीकरण। अब ये तार्किकीकरण CACP या CCEA करते रहे, हम लोग सुझाव दे दें भाई, जो करना है लॉजिकली कीजिएगा, बाद में नहीं कहिएगा कि हम सुझाव दिए तो कर दिए। ठीक है, लीजिए MSP की पूरी प्रक्रिया, समग्रतः MSP की पूरी प्रक्रिया का तार्किकीकरण करते हुए इसे बनाए रखने की जरूरत है। ताकि खाद्य सुरक्षा पर विपरीत प्रभाव की स्थिति न बने। रिलैक्स, हम रिवीजन करने जा रहे हैं, रिवीजन करें। चलिए, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस वह न्यूनतम मूल्य है जिससे कम कीमत पर किसानों की फसल को खरीदा नहीं जा सकता है। बुआई से पहले सरकार न्यूनतम कीमत की घोषणा करती है और उसकी गारंटी देती है, किसानों को आश्वस्त करती है। ठीक है, कब करती है? फसलों की बुआई से पहले। LK झा समिति के अनुशंसा पर 1965 में ये लागू किया गया, 66-67 से इसकी घोषणा शुरू हुई। CACP कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस सुझाव देती है, निर्णय लेती है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, MSP ऑपरेट कैसे किया जाता है? FCI के द्वारा और APMC की मंडियों के द्वारा। इन मंडियों में MSP पर खरीद की जाती है, FCI के द्वारा भी MSP पर खरीद की जाती है। MSP की घोषणा 22+1 फसलों पर होती है, लेकिन 1 यानी गन्ना पर FRP की घोषणा, FRP फेयर एंड रिमनरेटिव प्राइस की घोषणा की जाती है। हिंदी में इसको कहते हैं उचित पारिश्रमिक मूल्य। ये FRP क्या है? वह मूल्य है जिसे चीनी मिलों को गन्ने की पेराई के 14 दिनों के भीतर किसानों को भुगतान करना होता है। यह क्या है? FRP। और चीनी के संदर्भ में मिनिमम सेलिंग प्राइस वह प्राइस है, वह न्यूनतम प्राइस है जिससे कम कीमत पर चीनी मिल चीनी को थोक विक्रेताओं उपभोक्ताओं को ने बेच नहीं सकती है। क्लियर हो गया? फंडा क्लियर हो गया? 22+1 समझ गए, FRP समझ गए, मिनिमम सेलिंग प्राइस समझ गए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस समझ गए। अब यहीं पर वो चलते हैं। सरकार फसल की पैदावार के बाद जिस मूल्य पर किसानों से वसूली करती है, खरीदती है, उसे वसूली मूल्य कहते हैं, प्रोक्योरमेंट प्राइस। क्या कहते हैं? प्रोक्योरमेंट प्राइस। और जिस मूल्य पर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों को उपलब्ध कराती है, जारी करती, उसे इशूड प्राइस। क्या कहते हैं? जारी मूल्य। हो गया। पॉजिटिव क्या है इसका भाई? किसानों में निश्चितता, विश्वास जगता है, वह आश्वस्त हो जाता है कि हमें फसल की कीमत मिलेगी और वह खेती करता है। इससे कृषक हित और उपभोक्ताओं के हित के मध्य संतुलन बनाने में मदद मिलती है। किसान खेती न करे तो फसल की कीमत, उपज की कीमत काफ़ी बढ़ जाएगी, उपभोक्ता हितों को नुकसान होगा। किसानों को नई तकनीक अपनाने में मदद मिलती है क्योंकि MSP की घोषणा करने से किसान आश्वस्त हो जाता है। सामाजिक न्याय, निर्धन किसानों को सहायता, कृषिगत वस्तुओं, औद्योगिक वस्तुओं में संतुलन, क्रॉपिंग पैटर्न को अनुकूल रूप से प्रभावित करता है। कौन? MSP। खाद्यान्न मामलों में आत्मनिर्भरता, कीमत में अस्थिरता, महंगाई पर नियंत्रण। समस्या, फसलों के ढांचे में विरूपण की समस्या, क्योंकि चावल और गेहूं पर ही ज़्यादा जोर देती है। कुछ ही विशेष क्षेत्रों में पंजाब, हरियाणा, ठीक है, लगभग कहा जाता है 95% यहीं पर लाभ मिलता है। कुछ ही किसानों को
6% किसानों को इसका लाभ मिलता है। एफसीआई स्वयं खरीदती नहीं, आढ़तियों के द्वारा मंडियों में आढ़तियों के द्वारा खरीदती है जगह जगह, कई मामलों में डायरेक्ट नहीं खरीदती है। तो आढ़तिया क्या करते हैं? शोषण करते हैं। एपीएमसी में भी आढ़तिया किसानों का शोषण करते हैं। एपीएमसी एफसीआई में व्याप्त भ्रष्टाचार, मूल्य निर्धारण विवाद, स्वामीनाथन आयोग कहता है C2 का 1.5 गुना, सरकार A2 + FL का 1.5 गुना देती है। C2 क्या है? A2 + FL प्लस लैंड रेंट प्लस कैपिटल पर इंटरेस्ट। क्लियर है? और इसमें एक चीज लिखना भूल गए, राजकोष पर दुष्प्रभाव लिखाए थे, राजकोषीय घाटा लिखाए थे, या राजकोषीय दबाव और महंगाई भी बढ़ाती है एमएसपी। ये समस्या हो गया। सुझाव अनुशंसा को लागू कर दीजिए या लागू करने पर विचार किया जा सकता है। एमएसपी का विस्तार सभी क्षेत्रों, सभी फसलों, सभी किसानों तक होना चाहिए। राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। सिंचाई, विपणन, भंडारण, प्रसंस्करण आदि पर भी ध्यान देना चाहिए और तार्किकीकरण होना चाहिए। समस्या में एक चीज, जल की समस्या, यहाँ वो भी समझ गए। तो एमएसपी पर हमको लगता है कि आप लोग बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। ठीक है, सबों को बुलाओ ना। तो एमएसपी समझ गए क्या? कोई बताइए मिनिमम सेलिंग प्राइस क्या है? फेयर रिमोनेटरी प्राइस क्या है? कम मूल्य पर किसको? हाँ हाँ, बेचा नहीं जा सकता। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलेंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अनुबंध कृषि। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अनुबंध कृषि। अनुबंध कृषि का तात्पर्य है अनुबंध आधारित कृषि। इसके अंतर्गत कृषि उत्पादों की आपूर्ति के लिए कृषि उत्पादों की आपूर्ति के लिए अरे तुम लोग समझते नहीं हो। जब बोले एक शंभू को खोज के ये कि फोन करके बुला है, कैमरा ऑन था इसलिए हम नहीं गए। आप लोगों में से कोई नहीं, सब किसी को समझदारी नहीं है, है? चल रहा है। हाँ चलिए, लाइव में यही दिक्कत है, छोड़ा नहीं जा सकता। उत्पादकों यानी किसानों एवं
प्रसंस्करण कर्ताओं, विपणन या निर्यातक कंपनियों के मध्य फसल पूर्व समझौते या अनुबंध किए जाते हैं। ठीक है, अनुबंध कृषि के मतलब ये हुआ किसानों और निर्यातकों या प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बैठाने वालों के बीच या विपणन करने वालों के बीच क्या फसल पूर्व समझौता किया जाता है। अनुबंध ये हुआ एग्रीमेंट कि आप अपनी फसल को हमें बेचेंगे, बदले में आप पूंजी लीजिए या और भी जो लेना चाहते हैं वो हम देते हैं। ठीक, एग्रीमेंट होता है किसानों और प्रसंस्करण इकाइयों, निर्यातकों या विपणन इकाइयों के बीच। अब इसमें तीसरी एजेंसी भी हो सकती है, बैंक या अन्य संस्थाएं भी हो सकती है। बैंक सीधे किसानों को ऋण न देकर उसको दे देगा, कंपनी को दे देगा, क्योंकि उसको लगेगा कि कंपनी हमें जल्दी लौटा देगी। तो ये अनुबंध कृषि जो है वह द्विपक्षीय समझौता भी हो सकता है या त्रिपक्षीय भी हो सकता है। त्रिपक्षीय में क्या होगा, बैंकिंग आदि एजेंसी आ जाएगी। समझ में आई बात। अब अनुबंध कृषि के क्या लाभ, अनुबंध कृषि के लाभ। यह किसानों के जोखिम को कम करती है। बंद कर, हो गया।